पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद भगवंत सिंह मान पहली बार दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मिलते नजर आए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पंजाब की खराब वित्तीय स्थिति की बात रखी। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पर मौजूदा वक्त में 3 लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार की ओर से पंजाब को 50-50 हजार करोड़ की 2 साल तक सहायता दी जाएगी तो इससे पंजाब की वित्तीय स्थिति सुधर सकेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पंजाब की सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवंत सिंह मान को पंजाब की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबद्धता जाहिर की है। दोनों ही नेताओं की मुलाकात को लेकर राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। वित्तीय सहायता मांगने को लेकर बीजेपी के कई नेता आम आदमी पार्टी पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट के साथ साथ राजनीतिक मोड़ भी लेती हुई नजर आएगी। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में नेता इसके लेकर किस किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जो लगातार सुर्खियों में रहता है। वहीं वीरभूमि के बाद अब नदिया में तृणमूल नेता की हत्या कर दी, जिसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। बता दें कि हिंसा लगातार पश्चिम बंगाल में होती जा रही है और हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीरभूम जिले में हुई 10 लोगों की हत्या का मामला ठंडा पड़ा ही नहीं था, तो वहीं अब नदिया में एक टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार देर रात की है। मृतक का नाम सहदेव मंडल बताया जा रहा है। वहीं नदिया जिले में टीएमसी के स्थानीय कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने मौके पर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं से मिली। हालांकि अभी तक हत्या का कारणों का नहीं पता चला है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल लगातार हिंसा के मामले को लेकर सुर्खियों में रहता है, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कब तक पश्चिम बंगाल में हिंसा होती रहेगी और आने वाले समय में ये हिंसा कब जाके थमेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में प्रदेश के डीसी और एसपी के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे चली बैठक में सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बाद जानकारी दी और कहा कि प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तर की कमेटी गठित करने का फैसला किया है। सीएम ने कहा कि ये कमेटी हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब प्रदेश में डिवीजन स्तर पर विजिलेंस काम करेगी और 6 जगहों पर डिवीजन स्तर पर विजिलेंस का विस्तार करने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार कई कड़े कदम उठा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चाणक्य की एक कहानी मीडिया के सामने रखी और ये कहा कि हमें सरकारी संपदा का निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीएम ने प्रदेश के एसपी और डीसी के साथ ये 16वीं बैठक की है। 2 साल से कोविड के चलते बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन आज चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में दिन भर में बड़ा मंथन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज की इस बैठक में ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि अब प्रदेश के तमाम जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बायोमीट्रिक हाजिरियां शुरू कर दी जाए ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतें पेश ना आए। करीब 4 महीने की राहत के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों ने एक बार फिर आम आदमी की जेब ढीली करना शुरू कर दिया है। 22 और 23 मार्च को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं 2 दिन कीमतें बढ़ने के बाद गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देखने को मिली। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए रेट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 97.01 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है और वहीं डीजल 88 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.67 रुपए प्रति लीटर पर बनी हुई है, तो वहीं डीजल 95.85 रुपीस प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं चेन्नई और कोलकाता की बात कर रहे हैं तो चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए और डीजल 92 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है, तो वहीं कोलकाता में पेट्रोल 106 और डीजल 91 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके साथ ही गैस
की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई थी और अब सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी इजाफा हुआ है। वहीं घरेलू पीएनजी के दामों में ₹1 प्रति एससीएम की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि ये कीमतें सिर्फ दिल्ली और नोएडा में ही लागू होगी। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दामों में 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में अगर पेट्रोल की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत हो चुकी है 111 रुपए और कुछ पैसे। अगर डीजल की बात करें तो डीजल भी 95 का जो आंकड़ा है वो पार कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि डीजल आने वाले वक्त में 100 का भी आंकड़ा पार करता है। अगर डीजल और पेट्रोल की बात करें तो डीजल और पेट्रोल पिछले 4 महीनों से लगातार जो थे वो भाव नहीं बढ़े। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की जो कीमत है वो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी सरकार ने पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई थी। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए उसके बाद ही लगातार 2 दिन से देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि आम लोगों को महंगाई का भी जो सामना है वो करना पड़ रहा है और पेट्रोल और डीजल को लेके कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब पे जरूर मार पड़ रही है। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही जहां एक तरफ तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो वहीं पेट्रोल डीजल गैस के बाद अब सीएनजी के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं। अगर इस महीने की बात करें तो मार्च के महीने में ही सीएनजी के दाम 3 बार बढ़ाए जा चुके हैं। आज एक बार फिर ₹1 की बढ़ोतरी सीएनजी के दामों में कर दी गई है। आपको बता दें, कल ही पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं एलपीजी के गैस सिलेंडर के दाम ₹50 तक बढ़ाए जा चुके हैं। हालांकि तेल के बढ़ते दामों के पीछे रूस और यूक्रेन के युद्ध को कारण बताया जा रहा है, लेकिन बता दें 5 राज्यों में चुनावों के कारण केंद्र सरकार के निर्देश पर पिछले 137 दिनों से तेल की कीमतें स्थिर थी। चुनाव से पहले कीमतें कम करना, चुनाव के दौरान कीमतों को स्थिर रहना और चुनाव के नतीजे आने के बाद कीमतें बढ़ाना आम बात है। यह ट्रेंड पिछले 5 साल से बना हुआ है। अब लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सीएनजी के दामों के कारण बढ़ रही महंगाई के चलते आम आदमी की समस्या को समझकर केंद्र सरकार इस पर कितना जल्दी लगाम लगा पाती है, यह देखने वाली बात होगी। पहले डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी की गई, अब सीएनजी पर 47 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस वक्त हम गुरुग्राम के सेक्टर 15 सीएनजी पंप पर है और ऐसे में हमने ग्राहकों से बातचीत की तो साफ तौर पर उनका कहना था कि जो ग्राहक हैं वो किराया सीमित दे रहे हैं, लेकिन सीएनजी में अब बढ़ोतरी की गई है तो कहीं ना कहीं उनकी जेब पर फर्क पड़ेगा। ऐसे में सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इस सीएनजी दामों को बढ़ाए ना और कम करे, क्योंकि चुनाव से पहले लग रहा था कि चुनाव के बाद और भी दाम कम हो सकते हैं, लेकिन डीजल, पेट्रोल और सीएनजी में अब बढ़ोतरी होने से कहीं ना कहीं जो सीएनजी चालक है या डीजल पेट्रोल का वाहन जो इस्तेमाल करते हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है। बस कुछ ही दिनों में मार्च का महीना खत्म होने वाला है। बस कुछ ही दिनों में अप्रैल का महीना शुरू हो जाएगा, लेकिन 12 सालों में ऐसा पहली बार हो सकता है कि पूरा मार्च का महीना सूखा बीत जाए, क्योंकि मौसम में बदलाव के अभी तक कोई संकेत नहीं है। ऐसे में संभव है कि एक बार बिना बारिश के ही मार्च अलविदा हो जाए। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर कम होने लगते हैं और मार्च के महीने में सक्रिय नहीं होते हैं। इस बार सीजन बाकी समय के मुकाबले थोड़ा सा अलग है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ आसमान में हल्के बादल आ सकते हैं, हालांकि बारिश तो नहीं होगी। तापमान भी ज्यादा नहीं गिरेगा। देहरादून में आज का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। मैदान तो तप ही रहे हैं, साथ ही ये तपिश अब पहाड़ी राज्यों में भी पहुंच गई है। चिलचिलाती गर्मी में दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा वासियों की मुश्किलें बढ़ रही है। दोपहर के समय में लोगों का घरों से बाहर जाना मुश्किल हो गया है। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस मुश्किल पर विराम लगना मुश्किल है, क्योंकि पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुजानपुर टिहरा के ऐतिहासिक चौगान में राष्ट्र स्तरीय होली मेला के दौरान भाषा एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से लगाए गए बैम्बू हट को देखने के लिए काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस हट का निर्माण पद्मश्री अवार्डी करतार सिंह सौखले द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की बैम्बू से बनाई गई कलाकृतियों को बनाया है।
उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग मेले में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि जब मेले का शुभारंभ हुआ था तो उस समय केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने उसी हट में बैठकर खाना भी खाया था। उनके साथ उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। बेम्बू हट को देखने के लिए काफी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। रोहतक के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के सब इंस्पेक्टर और लोगों की सूझबूझ के चलते एक युवती की जान बच गई। युवती दिल्ली जाने के लिए चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जीआरपी के सब इंस्पेक्टर लड़की की जान बचाकर काफी गदगद महसूस कर रहे हैं। जल्दबाजी में चलती ट्रेन पकड़ने के चलते बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। रोहतक रेलवे स्टेशन पर भी आज ऐसी एक घटना हुई, लेकिन जीआरपी के कर्मचारी व लोगों की मदद से एक लड़की की जान बच गई। मामला सुबह 8:30 बजे का है, जब जाखल से दिल्ली पैसेंजर प्लेटफार्म नंबर 1 से चल रही थी तो रोहतक की चिनोट कॉलोनी की रहने वाली हीना चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान हैंडल तो उसकी पकड़ में आ गया, लेकिन सीढ़ियों पर पैर नहीं रख पाई। पैर फिसल गया, जिसके चलते गाड़ी के नीचे जाने लगी। लेकिन जीआरपी थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर बलवान सिंह तथा प्लेटफार्म पर मौजूद लोग भागकर लड़की को जान बचाई। यह सभी मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने की छापेमारी। सीएम फ्लाइंग की टीम को एक सूचना मिली थी कि यूपी से जो है अवैध रूप से खाद यमुनानगर में लाया जा रहा है और उसे फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाएगा। इसी सूचना पर टीम ने कृषि विभाग के साथ जब छापेमारी की तो कलन और बॉर्डर से के पास यूपी की तरफ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी जिसमें घी यूरिया के बैग भरे हुए थे। उसे वहां पर रोका गया तो ना ही ट्रैक्टर ट्रॉली पर कोई नंबर था और ना ही जो यूरिया था उसका कोई बिल, कोई भी दस्तावेज उस चालक के पास नहीं थे। टीम ने उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं टीम का यह कहना है कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जिस प्रकार से जो कृषि में इस्तेमाल होने वाला यूरिया है वो कम दामों में मिलता है और उसे जो है जो खाद माफिया है वो महंगे दामों के अंदर जो है अप्लाई बोर्ड की फैक्ट्रियों के अंदर बेचते हैं जहाँ कि इसका ग्लू बनता है। इसी तरीके से टीम को जब सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश की तरफ से यमुनानगर में जो है इस प्रकार से अवैध रूप से यूरिया लाया जा रहा है तो उसी सूचना पर छापेमारी की गई और ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने जो मौके से यूरिया के बैग मिले थे उनके सैंपल भी ले लिए हैं और जाँच की जा रही है। अधिकारियों का कहना था कि इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश से बिना बिल के और बिना किसी दस्तावेज के कैसे अवैध रूप से ये खाद यहाँ पर आ रहा था। अब देखना होगा कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। भिवानी नगर परिषद में हुए कथित घोटाले को लेकर के प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। आपको बता दें कि अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि एक बैंक मैनेजर था उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और अब 2 और गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस का कहना है कि एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई थी, उसकी शिकायत में लिखा गया था कि करोड़ों रुपए का गबन भिवानी की नगर पालिका के अंदर हुआ है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं भिवानी की विधायक घनश्याम सराफ ने भी कहना है कि इस मामले को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की है और जो भी दोषी हुआ उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एडीसी भिवानी ने भी इस मामले को लेकर के 2 टीमें गठित कर दी हैं और जो कि इस मामले की जाँच करेंगी। हरसिंहपुरा के संस्कार भारती पब्लिक स्कूल में एक छात्र ने अपने सहपाठी छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मामला गांव हरसिंहपुरा के प्राइवेट स्कूल का है, जहां पर बताया जाता है कि आज स्कूल में 12वीं कक्षाओं की प्रैक्टिकल की परीक्षा थी। जैसे ही पूरे जो स्कूल के छात्र हैं वो स्कूल में पहुंचे और करीब 9 बजे स्कूल के जो कमरा है उसके अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया है। स्कूल प्रशासन की माने शुभम नामक छात्र ने वीरेन नामक छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भी इन दोनों छात्रों की पुरानी रंजिश थी और विगत अगस्त माह में दोनों छात्रों के खिलाफ गरोंडा थाने में पर्चा दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में पंचायत से समझौता हो गया था। इसी के चलते दोनों छात्रों के बीच आपस में कहीं ना कहीं रंजिश चली आ रही थी और इस रंजिश के चलते ही आज शुभम नामक छात्र ने वीरेन नामक छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। जैसे ही स्कूल के अन्य छात्रों ने इसकी सूचना स्कूल के प्रिंसिपल व स्टाफ को दी, वो तुरंत ही कमरे की तरफ दौड़ पड़े और घायल अवस्था में पड़े वीरेन को शीघ्र ही अपनी गाड़ी में लेकर गरोंडा अस्पताल में पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, डीएसपी मनोज कुमार पूरी पुलिस बल को लेकर मौके पर पहुंच के और एफएसएल की टीम के साथ पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। डीएसपी
मनोज कुमार ने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरे पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। पूरे मामले को लेकर गांव में दोनों पक्षों में पूरे तनाव की स्थिति है और गांव में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। थाना प्रकरण में अब हम पहुंचे हैं बरवाला थाना के अंदर। बरवाला थाने के अंदर कल जैसे कि हम आपको बता दें कि कल एक पंचायत हुई थी। पंचायत के कुंभा खेड़ा की पंचायत जो बरवाला के अंदर आई थी, किसी मामले को लेकर थाना प्रभारी जो है पंचायत से वार्तालाप कर रहे थे। जब वार्तालाप के अंदर दौरान एक युवक वीडियो बनाने का प्रयास करने लगा तो थाना प्रभारी ने उसे रोकना चाहा, तो इस दौरान वो भड़क उठा और उसने सीधा ही बरवाला थाना प्रभारी का गिरबान पकड़ लिया। और इस दौरान बात इतनी हद तक बढ़ गई कि जिसके अंदर 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल होने के बाद में उन्हें उपचार के लिए बरवाला सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर हिसार के एसपी लोकेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने थाना प्रभारी का हालचाल जाना और उन्हीं के बयान के आधार पर बरवाला थाने के अंदर पंचायत में शामिल 8 नामजद लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उस मामले के अंदर पुलिस ने अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि इस मामले के अंदर बरवाला के थाना प्रभारी सुखजीत सिंह को भी लाइन हाजिर कर दिया है। तोसाम क्षेत्र के गांव गांडपुरा खुर्द में पारिवारिक झगड़े में 2 सगे भाइयों ने अपने ही बड़े भाई व उसकी पत्नी की लाठियों व डंडों से पीटकर हत्या कर दी है। पुलिस ने मृतक की माता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 मार्च की रात को करीब 10 बजे सुरेश व रोहतास नाम के 2 सगे भाइयों ने अपने बड़े भाई राजेंद्र व उसकी पत्नी काजल की हत्या कर दी। इससे पूर्व उन्होंने अपने माता व पिता को एक कमरे में बंद कर दिया और भाई भाभी को लाठी डंडों से पिटाई करने लगे। भाभी काजल की मौके पर ही मौत हो गई, परंतु भाई राजेंद्र ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए तोसाम के थाना प्रभारी सुखबीर जाखड़ ने बताया कि झगड़े की शिकायत मिली थी। गांडपुरा खुर्द गांव में 2 भाइयों ने मिलकर अपने सगे भाई और भाभी की हत्या कर दी। झगड़े में सभी भाभी की मौके पर मौत हो गई थी और घायल राजेंद्र ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसकी माता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। तोसाम क्षेत्र के गांव गांडपुरा खुर्द में पारिवारिक झगड़े में 2 सगे भाइयों ने अपने ही बड़े भाई व उसकी पत्नी की लाठियों व डंडों से पीटकर हत्या कर दी है। पुलिस ने मृतक की माता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 मार्च की रात को करीब 10 बजे सुरेश व रोहतास नाम के 2 सगे भाइयों ने अपने बड़े भाई राजेंद्र व उसकी पत्नी काजल की हत्या कर दी। इससे पूर्व उन्होंने अपने माता व पिता को एक कमरे में बंद कर दिया और भाई भाभी को लाठी डंडों से पिटाई करने लगे। भाभी काजल की मौके पर ही मौत हो गई, परंतु भाई राजेंद्र ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए तोसाम के थाना प्रभारी सुखबीर जाखड़ ने बताया कि झगड़े की शिकायत मिली थी। गांडपुरा खुर्द गांव में 2 भाइयों ने मिलकर अपने सगे भाई और भाभी की हत्या कर दी। झगड़े में सभी भाभी की मौके पर मौत हो गई थी और घायल राजेंद्र ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसकी माता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स से कप्तानी छोड़ दी है। वहीं उनकी जगह ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को ये कमान सौंपी गई है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी टीम में बतौर खिलाड़ी के तौर पर खेलते रहेंगे। सीएसके ने जारी बयान में कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी किसी अन्य खिलाड़ी को सौंपने का फैसला किया है। उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व करने के लिए रविंद्र जडेजा को चुना है। वहीं आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स का अभिन्न अंग रहे हैं। वह चेन्नई सुपर किंग्स के नेतृत्व करने वाले अब तीसरे खिलाड़ी होंगे।